हर रोज दफा। नमस्कार, आमने सामने में आप सभी का बहुत स्वागत है। जी मीडिया परिवार की ओर से मैं आपको अपने सभी दर्शकों को नववर्ष की एवं मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूं। आमने सामने में आज हमारे सवालों का सामना करेंगे कालीचरण सर्राफ जी, जिनको हाल ही में स्वास्थ्य विभाग की एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी दी गई है। आपका स्वागत मंत्री जी। तो जी एक नई जिम्मेवारी, स्वास्थ्य और चिकित्सा मंत्रालय का भार मुझे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने दिया है। आप इसको प्रमोशन मानते हो या डिमोशन मानते हो? देखिए, प्रमोशन और डिमोशन का सवाल नहीं है। कैबिनेट पूरा एक परिवार की जैसे काम करता है जी। और परिवार की मुखिया जिसको जो काम उचित लगता है वो देती है। पहले मेरे पास शिक्षा विभाग था, उसके बाद उच्च शिक्षा विभाग आया और अब स्वास्थ्य और चिकित्सा विभाग है। इसलिए प्रमोशन डिमोशन का मामला नहीं है। जो भी मुख्यमंत्री जी चाहती है कि किससे क्या काम लेना है। चैलेंजेस हायर एजुकेशन में भी आपके पास बहुत थे और उतने ही या उससे ज्यादा आपके पास स्वास्थ्य में है। ये जो हायर एजुकेशन में थे उसका भी हमने बखूबी चुनौतियों का मुकाबला किया और उनका समाधान किया समस्याओं का, और स्वास्थ्य विभाग में भी जो भी चुनौती होगी उसका मुकम्मल तरीके से और सामना करेंगे। हायर एजुकेशन से जुड़ा हुआ ही एक प्रश्न जो कि स्वास्थ्य विभाग पे लागू होता है जी, वो है वैकेंसीज। मेडिकल कॉलेज हैं लेकिन बहुत सारी वैकेंसीज है। हाई कोर्ट ने हाल ही में सरकार को चेताया है और हाई कोर्ट ये कहती है कि ऐसा लगता है कि सरकार शायद इस चीज को आगे बढ़ाने में और इस चीज को सहूलियत देने में लोगों को इंटरेस्टेड नहीं है। प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी भी नहीं, साथ साथ नर्सिंग स्टाफ की हजारों में वैकेंसियां जा रही है। बच्चे क्या पढ़ेंगे? वैकेंसीज का सवाल है, हमने 3 वर्षों में 4,594 डॉक्टर्स के पद रिक्त थे, उन पर हमने नियुक्तियां की है। 20,000 पैरामेडिकल स्टाफ के लोगों की हमने नियुक्तियां की है। और नर्सेज का जहां तक सवाल है, 12,000 पदों के लिए हमने जो सबऑर्डिनेट बोर्ड है उसमें रिक्विजिशन भेजा है और वहां से उनका सिलेक्शन होगा। तो सरकार बिल्कुल गंभीर है। जहां जहां भी पद रिक्त हैं उनको भरे जाने के लिए। और जहां तक डीएपीसी का सवाल है जी, हमने अभी 1100 प्रमोशन मैंने बनते ही निर्देश दिए थे अधिकारियों को, और 1100 डॉक्टर्स का प्रमोशन कल ही हुआ है। एक चीज आप ये मानेंगे कि नए मेडिकल कॉलेजेस की भी स्थापना चल रही है, लेकिन सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि जो भी यूनियन गवर्नमेंट ने जो एक आगे इस चीज को करके लागू किया है कि हम लोग हर प्रदेश में कुछ एक मेडिकल कॉलेजेस को सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स बनाएंगे। जैसे कि हमारे यहाँ पर बीकानेर, कोटा, उदयपुर का जिक्र हुआ है, जिसके अंदर की यूनियन मिनिस्ट्री इन चीजों को 70 में से ये 3 उन्होंने यहाँ पर। हम केंद्रीय सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे कि उन्होंने प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सृजन योजना के अंतर्गत और हमारे राजस्थान के कोटा, बीकानेर, उदयपुर और जयपुर, इनमें हर मेडिकल कॉलेज के लिए उन्होंने 150 करोड़ रुपया का उसमें दिया है। उसमें 7% हिस्सा केंद्रीय सरकार का होगा और 40% हिस्सा हमारे राज्य सरकार का होगा। और चारों में सुपर स्पेशलिटी का भी केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा आए थे और मैं भी उनके साथ था। हमने उसका शिलान्यास किया है और जल्दी ही आपको ये देखने को मिलेगा कि सुपर स्पेशलिटी विंग बनने के बाद वहां पर सुपर स्पेशलिटी की फैसिलिटी हम दे रहे हैं। और मेडिकल कॉलेज का जिक्र जो हम लोग करेंगे और उसके ऊपर चर्चा जरूर करेंगे, क्योंकि हाल ही में तो यह हाल है कि सवाई मानसिंह अस्पताल की फैसिलिटीज आप लोग मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं। बात हम लोग करें बीकानेर, उदयपुर की। अगर हम लोग 8 नए मेडिकल कॉलेज की जिनका भी जिक्र हुआ है, जिसका आप कह रहे हैं कि 190 करोड़ दिए हैं, जो कि अलवर, भरतपुर, डूंगरपुर, सीकर, बाड़मेर, चूरू, पाली अपना और भीलवाड़ा की तरफ लगे जाएंगे। देखिए जी क्या हो रहा है ना कि ये शिलान्यास बड़े हो रहे हैं, बोर्ड बड़े लग रहे हैं, फिर साल भर बाद पूछा जाता है तो पता चलता है जी अभी बाउंड्री वॉल होगी, फिर जी बिल्डिंग बन गई है। आपके अपने कार्यकाल में नया मेडिकल कॉलेज कितने हमारे राजस्थान की जनता को दे पाएंगे? सुनिए, आपके कार्यकाल का ज्यादा समय नहीं रह रहा है। भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है, जो करती है वो कहती है। इसलिए 8 मेडिकल कॉलेज जो हमने जो घोषणा हुई है, हर मेडिकल कॉलेज के लिए 190 करोड़ रुपए की स्वीकृति जारी हुई है केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार के द्वारा। और मैं आपको ये विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जून 2018 तक सब बिल्डिंग तैयार हो जाएगी और 8वें मेडिकल कॉलेज में नया सत्र जो है इस बार जुलाई 2017 से प्रारंभ कर देंगे। मंत्री जी, अभी आपने बात करी इंफ्रास्ट्रक्चर की और हम लोग इस चीज की बात करें, लेकिन हाल ही में हम लोग देख ही रहे हैं कि जो राजस्थान सरकार है
वो टैक्स पेयर का पैसा इंश्योरेंस कंपनीज और प्राइवेट हॉस्पिटल्स को दे रही है। और ये पीपीपी मॉडल कोई पता नहीं है कैसी नई इजाद करी हुई चीज बनाया जा रहा है कि जैसे कि इस चीज में सब चीजों की सोल्यूशन है। किसी भी चीज की बात करें, हम टूरिज्म की बात करें, हम हेल्थ उसकी बात करें, तो सरकार कहती है हम पीपीपी मॉडल पे काम कर रहे हैं, अपना इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव क्यों नहीं करते आप? पैसा तो आपको ले ही रहे हैं आप लोग। देखिए पीपीपी मॉडल पर सरकार का पूरा कंट्रोल रहता है। अब तो जैसे मैं हॉस्पिटल में एमआरआई की और सिटी स्कैन की हमने पीपीपी मॉडल पर दे रखा है, पर वो सरकारी जो रेट्स है उस पर वो लोग जांच करते हैं। तो सरकारी रेट पर यदि वो जांच करते हैं, सरकार का यदि उसमें कंट्रोल रहता है, तो क्या दिक्कत है किसी को? लेकिन आप मुझे एक बात बताइए सर, एक प्राइवेट अस्पताल जिसके पास, जहां तक मैं मानूंगी, चाहे हम लोग सहूलियतों की बात करें, चाहे हम लोग स्टाफ की बात करें, चाहे हम लोग एक्सपर्टीज की बात करें, भारत सरकार से काफी कम होगा, वो अच्छे से चला सकते हैं। और सरकार खुद नहीं चला सकती, सरकारी तंत्र क्यों नहीं चला सकता इन लोगों को? बिल्कुल चला सकते हैं, पर सरकार की अब आवश्यकता है कि ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट हो। और हाँ, वो ज्यादा से ज्यादा मैंने बता रहा हूं ना, तो उसमें पीपीपी मोड पर भी यदि कोई निजी क्षेत्र के व्यक्ति इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और हमारी शर्तों पर, हमारी रेट्स पर यदि करना चाहते हैं, तो मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको ऐसा नहीं लगता कि सरकार अपना इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव करने की बजाय आउटसोर्स करके सरकार अपना इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत कर रही है? इसी का ये परिणाम है कि एसएमएस हॉस्पिटल में 200 करोड़ रुपए की लागत से अपने ऑर्गन ट्रांसप्लांट का यानी 7 मंजिला भवन बन रहा है, ट्रॉमा सेंटर बनकर तैयार है। भवन बन रहा है, ये तो मैं मानती हूँ, पर पिछले 1.5 साल से सवाई मानसिंह अस्पताल जो लिवर ऑर्गन ट्रांसप्लांट की बात करी थी वो नहीं कर पाया। भवन बनाने से नहीं होगा सर, जब तक आप लोगों के डॉक्टर्स, आप लोगों की टीम में कमिटमेंट और ट्रेनिंग नहीं होगी। मेरी बात सुनिए, ऑर्गन ट्रांसप्लांट का काम पूरे एसएमएस हॉस्पिटल में चालू हो गया है। अब तो केवल बिल्डिंग बनना वो आवश्यक है, तो बिल्डिंग बन रही है, अभी भी ट्रांसप्लांट हो रहे हैं। लिवर ट्रांसप्लांट तो नहीं हुआ ना? लीवर अब आप गिलास में आधा पानी है, उसको आप ये भी कह सकते हैं कि गिलास आधा भरा हुआ है, और आप ये भी कह सकते हैं कि गिलास खाली है। ये तो आप मान रहे हैं आधा गिलास। यानी 10 ऑर्गन ट्रांसप्लांट जहां होने हैं उसमें एक लीवर ट्रांसप्लांट नहीं हुआ, बाकी तो हो रहे हैं। ये लीवर ट्रांसप्लांट भी होगा मैडम, अभी मेरे को 20 दिन हुए हैं, आप देखते जाइए। अब ये टेस्ट मैच का मामला नहीं है, तो 2020 होगा, अब 2020 होगा। चलिए ये देखते हैं। ये बात आप मानेंगे कि आज के दिन राजस्थान का, हमारे प्रदेश की जनसंख्या करीब करीब जी 7 करोड़ है, ठीक है, और हमारे यहाँ पे केवल बजट में 2% ऑफ द जीडीपी हेल्थ केयर को दिया जाता है। क्या ये कम नहीं है? ये हम आपसे जानेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। हम ब्रेक के बाद अभी वापस आते हैं। आप लोग देख रहे हैं आमने सामने। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। कहने को तो जी सरकार ऐसे चताती है जैसे कि भैया बहुत उनको चिंता है हम लोगों की सेहत की और बड़े बड़े स्कीम निकाले जाते हैं, लेकिन जब हम लोग आंकड़ों को देखते हैं तो केवल 2% ऑफ द जीडीपी। सर आपको लगता नहीं बहुत कम है? देखिए अभी अभी आपने क्योंकि भार संभाला है तो मेरे को लगता है कि हो सकता है आप मुख्यमंत्री साहिबा को कहेंगे कि हाल ही के बजट में इसको थोड़ा बढ़ाइए, 4% कीजिए। देखिए जीडीपी कितना परसेंट है ये प्रश्न नहीं है, पर अभी जो स्वास्थ्य सेवाएं राजस्थान में चल रही है, यदि और प्रदेशों की तुलना में इसकी तुलना करें तो हमारी स्वास्थ्य सेवाएं सबसे बढ़िया है। नॉर्थ इंडिया में पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, ये जितने भी स्टेट्स हैं उसमें सबसे यदि प्रतिष्ठित और जिसकी पहचान है हॉस्पिटल की वो एसएमएस हॉस्पिटल की है। तो सर साउथ कैसे कंपेयर कर लेते हैं? नहीं साउथ अब ये कहाँ से कंपेयर, अभी जो हमारे पास संसाधन है उसके हिसाब से स्वास्थ्य सेवाएं बिल्कुल मुकम्मल चल रही है। और आपने देखा होगा कि हिंदुस्तान में पहला राज्य है कि जहां भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना जो हमने चलाई है, और उसमें आप ये देखेंगे
कि हमने एक साल में ये योजना चली, उसके बाद 496 सरकारी हॉस्पिटल और 645 यानी 645 निजी चिकित्सालयों में ये सुविधा उपलब्ध है। और एक साल में हमने 349 करोड़ रुपए इसमें 6,99,000 लोगों के क्लेम बुक किए हैं और इसमें से 80% लोगों को भुगतान हो चुका है। एक आपको सर भामाशाह कार्ड योजना की ना एक छोटा सा लिखूना बताती हूँ जी मैं आपको। प्रॉब्लम क्या होती है आपको कोई भी काम क्योंकि आपके हाथ में ये पावर है कि आप इस चीज को सॉल्व कर सके। भामाशाह कार्ड योजना में ये होता है कि आपको 48 घंटे के अंदर अंदर आपको अपना वो कार्ड वहां जमा कराना होता है। बहुत बार ऐसे एक्सीडेंट केसेस होते हैं और हमारे यहाँ पर तो लोग कहां कहां से आके काम करते हैं, कई बार कहां से कहां एक्सीडेंट का केस ट्रांसफर होता है जहां पर कि वो उसको नहीं बता पाता। ऑन ग्राउंड डॉक्टर्स को ये प्रॉब्लम आती है कि तो कई बारी उनको सिर्फ कागजों में डिस्चार्ज करके दोबारा एडमिशन दिखाने पड़ते हैं। आपको नहीं लगता कि थोड़ा सा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को और थोड़ा सा इन चीजों को लूजन करा जाए? क्योंकि होता क्या है जी, अल्टीमेटली वो इंश्योरेंस स्कीम वाले उसको एंटरटेन नहीं करते उनके क्लेम्स को और आम आदमी को भुगतान करना पड़ता है। तो आपको नहीं लगता कि थोड़ा सा जब भी कोई चीज की शुरुआत होती है तो शुरू में जब उसको व्यवहारिक रूप में अमल में लाया जाता है तो कुछ कमियां नजर आती है और उन कमियों को सरकार दूर करने का प्रयास कर रही है। क्या कमी आपको क्या कमी नजर आई? मैंने बताया ना, जैसे आपने भी बताया कि जो कमी है तो उसको दुरुस्त करेंगे। क्या दूर करेंगे? निश्चित रूप से इसको दूर करेंगे। जब भी कोई कमी करेंगे कि थोड़ा इसको फ्लेक्सिबल बनाएंगे। मैं यही कह रहा हूँ आपको। प्राइवेट हॉस्पिटल्स की कितनी मॉनिटरिंग हो पाती है और कौन करता है? पैनल हॉस्पिटल्स की मॉनिटरिंग कैसे हो रही है? मॉनिटरिंग सरकार करती है, बखूबी करती है। जहां कोई गड़बड़ करने की कोशिश करता है प्राइवेट हॉस्पिटल तो उसके ऊपर कार्रवाई भी की जाती है। ऐसा नहीं है। किस पर हुई? और आज आप ये देखिए, मैंने बताया ना आपको कि अभी कितने हॉस्पिटल्स में कार्रवाई हुई, किसी में अभी मेरे पास आंकड़े नहीं है, पर आप ये मान के चलिए कि जब भी कोई हमने इस बात को एप्रिशिएट कीजिए कि हमने भामाशाह स्वास्थ्य बीमा को पूरे हिंदुस्तान में पहला राज्य है कि जहां हमने इसको लागू किया है। और आप देखिए कि एक साल में 349 करोड़ रुपीज इसमें राशि और 6,99,000 लोग इससे लाभान्वित हुए हैं। तो निश्चित रूप से इतना बड़ा काम होगा तो उसमें हो सकता है कि कुछ कमियां रही होगी, तो कमियों को दूर करने का प्रयास करेंगे। मैं बिल्कुल मानती हूँ, नई स्कीम है, कमियां आएंगी, उसको दूर करेंगे। सरकार तक बात कैसे पहुंचेगी? सरकार तक बात कैसे पहुंचेगी? हमारी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके माध्यम से हमारे पास सरकार अभी ये पहुंचेगी। जैसे अभी ये जो अल्ट्रासाउंड का मामला, ऑनलाइन पोर्टल है, नहीं जैसे अभी कोई एप्लीकेशन फॉर्मेट है, कोई हम लोग एक बॉडी बनाने की सोचते हैं कि ये हमारा हेल्थ केयर फैसिलिटी की बॉडी बनाए। अभी हमने इस कार्यक्रम को 1 साल हुआ है, इसमें जो जो कमियां हैं उनको दुरुस्त करने के लिए जो भी आवश्यक होगा, इसके लिए ऑनलाइन यदि पोर्टल बनाने की आवश्यकता होगी तो वो भी करेंगे और भी जो आवश्यकता होगी वो भी करेंगे, पर कमियों को दूर करने की निश्चित रूप से हम पूरी कोशिश करेंगे। और आपको लगेगा 2, 4, 5 महीने के बाद कि अब कोई कमियां नहीं है। सर एक चीज और मैं, क्योंकि आपने सवाई मानसिंह अस्पताल का जिक्र किया और सच्ची में आपने कहा कि पूरे नॉर्थ इंडिया में आज के दिन आसपास के प्रदेशों से लोग यहाँ आते हैं, जिस तरह से फुटफॉल बढ़ता जा रहा है उससे डॉक्टर्स के ऊपर नेचुरली परेशानियां भी बढ़ी हैं। हाल कई बार हम लोग देखते हैं कि भाई वो मार पिटाई हो जाती है, फिर वो सिक्योरिटी के ऊपर भी हुआ है। इससे समय समय पर कुछ ना कुछ सरकार भी इस चीज पे ध्यान देती है, डॉक्टर्स भी देते हैं, हर कोई जो आता है कोई अपनी नहीं वो लेकर आता है। लेकिन सर एक चीज जो मैंने अक्सर नोटिस करी है, जब सवाई मानसिंह मेरा अक्सर आना जाना रहता है, वहां पर यह कि जो वहां पे अटेंडेंट्स आते हैं ना सर, क्योंकि सब दूर से आते हैं सर सवाई मानसिंह अस्पताल में, अटेंडेंट्स के लिए ना तो कोई हॉल है, ना कोई सर खाने पीने की पूरी अच्छे तरीके से कोई फैसिलिटी है। और यहां तक कि जब आज के दिन हम लोग डिजिटल की बात करते हैं, आपके मोदी जी और हमारे प्रधानमंत्री जी बार बार डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, लेकिन एक साइबर कैफे जैसी कोई चीज जिससे कि भाई इंसान अपना भामाशाह कार्ड, कोई इंश्योरेंस, कोई आइडेंटिटी बाय ईमेल स्कैन करके परिवार से मंगवा ले, ऐसी कोई फैसिलिटी नहीं है। कुछ ऐसा डेवलप करना आपके दिमाग में है? देखिए, जहां तक आपने कहा कि अटेंडेंट आते हैं उनके लिए खाने पीने की व्यवस्था नहीं है, उसके लिए हमने अन्नपूर्णा रसोई की व्यवस्था की है, जिसमें 5 रुपए में नाश्ता, 250 ग्राम वो कुछ भी आइटम ले सकता है और 8 रुपए में खाना, ये वहां पर चालू हो गया है। और जहां तक कॉटेज की व्यवस्था है, कॉटेज पहले कितने थे और आज कितने कॉटेज हो गए, ये फैसिलिटी बन रही है। और इसी प्रकार से आउटडोर में जो मैंने निरीक्षण किया था, अभी 10 काउंटर हैं
रजिस्ट्रेशन के, हमने उसको 20 करने का कहा है। और वहां लोगों को ठंडे पानी की व्यवस्था नहीं है, इसके लिए मैंने मेरे विधायक को से और ये कहा कि यहाँ पर 20 वाटर कूलर लगाए जाए। और भी जो कमियां वहां पर हमें नजर आएगी उनको दुरुस्त करने का हम प्रयास करेंगे। अभी जैसे अभी मैंने जो डॉक्टर्स जो 80 का बैच है डॉक्टर तैलमनाई का, वो प्रतिनिधि मेरे से मिले थे, तो हमने उनको कहा कि भाई आप लोग सब संपन्न हैं, यहाँ से आप पढ़ करके गए हैं, तो उन्होंने ये हाँ भरी है कि वाटर फिल्टर प्लांट वहाँ 55 लाख रुपए की लागत से वो लगाने के लिए उन्होंने कहा है। और वो सबकी भागीदारी रहे तो अच्छा रहता है। सबकी भागीदारी रहेगी। मंत्री जी, मैं एक तरफ और आपका ध्यान दिलवाना चाहूंगी, ये मैं नहीं कहती कि आपको ये चीज कहीं आपके ख्याल में नहीं होगी, लेकिन फिर भी जैसे मैंने कहा कि राजस्थान की जनसंख्या 7 करोड़ है, ठीक है, और आप ये मानेंगे कि इस बढ़ती हुई जनसंख्या पे कहीं ना कहीं एक लगाम लगाना बहुत जरूरी है और इसको धर्म से जोड़ के राजनीतिक मुद्दा नहीं बनाया जाए। लेकिन उसके साथ साथ दूसरा पहलू यह भी है कि स्टेरिलाइजेशन प्रोग्राम्स में राजस्थान में हाईएस्ट नंबर ऑफ फेलियर्स है। महिला जाके ऑपरेशन करवाती है और फिर उसके बाद वापस मां बन जाती है। इस तरफ आप क्या ध्यान देंगे, हम आपसे जानेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। हम अभी वापस आते हैं, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आज हमारे पास जी राजस्थान न्यूज पर आमने सामने में है कालीचरण सराफ जी, और आइए जानते हैं कि आखिर क्यों राजस्थान स्टेरिलाइजेशन प्रोग्राम्स में हाईएस्ट फेलियर क्यों है। अरे तो फिर क्या होता है ना, सोच भी बन जाती है। फिर भी क्या हुआ, ऑपरेशन कराया था जी, फिर भी बच्चा हो गया, बेकार है ऑपरेशन कराने। और यहाँ साथ जनता पूरी भारत की जहां तक परिवार कल्याण और परिवार नियोजन का सवाल है, मैं आपको ये जानकारी देना चाहूंगा कि जब भारतीय जनता पार्टी ने सरकार संभाली थी उस समय रेशो था 2.9 और आज रेशो हो गया 2.4 और इंडिया का रेशो है 2.1। तो हम जो इंडिया का रेशो है उसके नजदीक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं और हमने आपने जैसा मैंने कहा 0.5 हमने इम्प्रूव किया है। 2.9 से 2.4 आ गया। आपका ध्यान है इस तरफ? बिल्कुल, सब ध्यान है, तभी 2.4 आया है, यानी 2.9 से 2.4 आ गया। सर देखिए, आप भी 3 साल में, अभी 2 साल बाकी है, तो हम जो हिंदुस्तान का रेशियो है उसके समकक्ष आ जाएंगे नेशनल एवरेज। बिल्कुल ठीक है। सर एक चीज आप मुझे बताइए कि स्कीम्स बहुत है, ठीक है, मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना स्कीम है, आदिवासी दवाइयां होती नहीं है या खत्म हो जाती हैं। नहीं, जांच योजना आपको बताऊंगा, ये सुनिए, ध्यान दिलाऊंगी सर। मैं बता रहा हूँ, जब कांग्रेस की सरकार थी निःशुल्क दवा योजना उन्होंने प्रारंभ की, बिल्कुल, आज उससे 300% ज्यादा राशि हमने स्वीकृत की है। और आज मैंने जहां जहां दौरा किया, हॉस्पिटल का गंगानगर गया, हनुमानगढ़ गया, धौलपुर गया, पता चला वैसे आप अस्पताल में जाए तो अस्पताल साफ हो जाते हैं, चक्कर ऐसा नहीं है। मैं औचक निरीक्षण करता हूँ। यहाँ भी मैंने जब SMS हॉस्पिटल में जब मैंने दौरा किया तो किसी को पता नहीं था, और वहां जाकर के मैंने पूछा जो जहां लाइन में लगे हुए थे, तो उन्होंने कहा कि नहीं साहब, हमको सब दवाइयां मिल रही है। 450 दवाइयां यहाँ SMS हॉस्पिटल में उपलब्ध है। कल मैं धौलपुर गया तो वहां मैंने पूछा तो उन्होंने कहा कि साहब 450 दवाइयां यहाँ भी उपलब्ध है। इसके पहले मैं अपने हनुमानगढ़ गया, वहां भी मैंने पूछा, यानी छोटा सा कस्बा है नावा, वहां पर भी मैं गया तो वहां पर भी दवाइयां उपलब्ध थी। भारतीय जनता पार्टी ने जितनी भी जो घोषणाएं की है वो बजट का प्रावधान करके की है। मैंने कहा ना कि इतने बड़े काम में 2-4-5% कमियां हो सकती है, और जहां जहां कमियां ध्यान में आती है उसको दुरुस्त करने की कोशिश करते हैं और करें। सर एक चीज अब आप बताइए, 17,000 PSCs और ये अपने CSCs हैं राजस्थान में, और इसमें 2.5 लाख मरीज दिल्ली का आउटडोर है, और इसमें 15,000 मरीज इंदौर का। मैं जनसंख्या की तरफ ला रही थी, मैंने बताया ना जनसंख्या का, जैसे मैंने आपको बताया कि 2.4 पर आ गए हम, और इंडिया का जो औसत है वो है 2.1, तो 2.9 से 2.4 पर आए। सर एक चीज आपसे इस बारे में मैं जानना चाहूंगी कि एक ऐसा कोई तरीका हमारे यहाँ पर नहीं है जो कि एक नेशनल कोई अपना स्टेट कोई पोर्टल हो
कोई अपनी एक ऐसी समिति हो जहां पर कि बहुत सिंपल तरीके से, चाहे वो एक ऐप के थ्रू, चाहे वो एक ऑनलाइन के थ्रू, एक आमजन जिसको तकलीफ है वो आपको कम्युनिकेट कर सके। आफ्टर ऑल जब आपके सेंट्रल गवर्नमेंट में बड़े बड़े मिनिस्टर, चाहे मैं सुरेश प्रभु जी की बात करूं, चाहे पीयूष गोयल की, चाहे सुषमा स्वराज जी की, ये लोग ट्विटर पे और ऐप पे लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। राजस्थान डिजिटलाइज क्यों नहीं हो पा रहा है? जनता तैयार है सर, सरकार पीछे, जनता भी तैयार है और स्वास्थ्य मंत्रालय भी तैयार है। क्या करेंगे? 20 दिन हुए मुझे स्वास्थ्य मंत्रालय संभाले। जो आपने कहा है, जो सुझाव दिया है, उसको इम्प्लीमेंट करने की हम पूरी कोशिश करेंगे। एक ऐप होना चाहिए ना सर, जिसमें कि इंसान उसको डाल सके कि भाई मैं फला हॉस्पिटल में खड़ा हूं और मेरे को इस चीज के लिए परेशान किया जा रहा है। कम से कम आज नहीं, लोगों के ऊपर तो ये दबाव सुझाव बहुत अच्छा है। वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर इस बात को भी निश्चित रूप से हम लागू करेंगे। अगला आमने सामने लॉन्च, आपकी ऐप जिस दिन लॉन्च होगी उस दिन करेंगे। हाँ बिल्कुल। दीनदयाल अमृत योजना के बारे में बताइए, और आपकी क्या प्रायोरिटी है? आपने ये इतना बड़ा विभाग संभाला, इतनी बड़ी जिम्मेवारी संभाली है राजस्थान की जनता। देखिए, मैंने बताया ना कि हमने, आप ये देखिए कि हमारे यहाँ जितने भी जो PSCs हैं, हमने ये तय किया है कि 295 ब्लॉक्स हैं, 295 ब्लॉक। तो हर ब्लॉक में एक PSC को हम आदर्श PSC के रूप में विकसित करेंगे। जैसे स्कूल का अपना मॉडल शुरू हमने स्कूल में किया और उसको बड़ी सफलता मिली। इसी प्रकार से 295 जो PSCs है उनको हम आदर्श PSCs के रूप में विकसित कर रहे हैं। और सेकंड फेज में 600 इस प्रकार की PSCs को हम आदर्श में बनाएंगे। तो इस तरह से करके आप ये सोच रहे हैं कि भाई हम लोग PSCs को एक सर्टेन लेवल पे लें। लेकिन देखिए सर, एक चैलेंज जो रहेगा, जो कि मैं ये नहीं कहूंगी कि वो भाजपा के लिए चैलेंज है, वो संपूर्ण भारत के लिए एक चैलेंज है कि डॉक्टर्स रूरल क्षेत्रों में जाना नहीं चाहते। तो आप कैसे इक्विप कर पाएंगे सर इनको? प्राइमरी इसके लिए लगातार हम वैकेंसी निकाल रहे हैं, अभी भी वैकेंसी और निकाली है। और इस बार ये खुशी है कि जितनी वैकेंसी हमने निकाली है उससे 4 गुना लोगों ने उसमें अप्लाई किया है। तो उसका प्रोसेस हम जल्दी चालू करने वाले हैं और अगले 10-15 दिन में और वैकेंसीज को हम फुलफिल करने की कोशिश कर रहे हैं। पर ये बात सही है जो आप कह रही है कि डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं होते, हम वैकेंसी निकालते हैं उतने डॉक्टर जो शपथ उन्होंने ली होती है वो बहुत जल्दी भूल जाते हैं। हाँ, तो ये अब ये है, पर अब इसमें लोगों को जागरूक करेंगे कि भाई आपकी जिम्मेदारी है, आपको पूरा डॉक्टर बनाने में सरकार इतना लाखों रुपया खर्च करती है। थोड़ा सा प्यार से, थोड़ा सा डरने से तो सभी काम करना पड़ेगा। बिल्कुल सही बात है सर। 2017 में आप 2 मेजर चीजें बताइए जो कि आप स्वास्थ्य विभाग में चेंजेस लाना चाहेंगे। देखिए, 2017 में एक तो सबसे बड़ी सौगात जो हम प्रदेश को देने वाले 8 मेडिकल कॉलेज जी, 8 मेडिकल कॉलेज और बन जाएंगे। अभी 14 मेडिकल कॉलेज है राजस्थान में, उनमें 8 गवर्नमेंट के हैं और 6 प्राइवेट सेक्टर में। तो 8 मेडिकल कॉलेज सरकारी क्षेत्र में हम खोलने की कोशिश कर रहे हैं और इसके लिए राशि स्वीकृत हो गई है और जगह चिन्हित हो गई है, बिल्डिंग्स बनना तैयार हो गई है। और इसके लिए हमने वैकेंसी जो डॉक्टर्स की और जो आवश्यकता है वो हमने फाइनेंस को भेज दी है। फाइनेंस की जैसी स्वीकृति मिली तो ये अपॉइंटमेंट हो जाएंगे। और हमारा ये प्रयास है कि 1 जुलाई 2017 को जो नया सत्र प्रारंभ होता है, इसमें हम हर मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई चालू करते हैं। ये तो बहुत अच्छा रहेगा जी, इसमें बहुत सारे बच्चों को। और दूसरा SMS हॉस्पिटल पर दबाव कम करने के लिए, वहां जो प्रेशर है, कांवटिया हॉस्पिटल में आपने आज पढ़ा होगा कि आज MRI और CT स्कैन। बिल्कुल, और जयपुरिया को भी बहुत जयपुरिया में 100 बेड की जगह 400 बेड हो गए हैं और हमारा प्लानिंग है इसको 500 बेड करने का। और यहाँ भी MRI और ये CT स्कैन के लिए MOU हो गया है अटेंडेंट हॉस्पिटल के द्वारा और उनको हमने 6 महीने का समय दिया है। 6 महीने में वो यहाँ इसको चालू कर देंगे। इसी प्रकार से जो हमारा राजस्थान हेल्थ यूनिवर्सिटी है उसके अंतर्गत प्रतापनगर में और 1500 बेड का हॉस्पिटल का निर्माण का कार्य चल रहा है। उसमें पहले फेज में हम अगले 1 साल में 500 बेड का हॉस्पिटल तैयार कर देंगे। वो लगभग 50% काम उसका पूरा हो गया है। और इसी प्रकार से जो ऑर्गन ट्रांसप्लांट का जो हमारा प्लान है, ट्रॉमा सेंटर के पीछे बंगला नंबर 9 और 10 वो हमने सरकार को प्रस्ताव भेज दिया है। वो जैसे ही हमें मिलेंगे दोनों बंगले, तो वहां ऑर्गन ट्रांसप्लांट के लिए काम चालू हो जाएगा। सर, चलते चलते आप एक संदेश, क्योंकि आपने स्वास्थ्य विभाग संभाला है और आज हम चाहेंगे कि जी राजस्थान के जरिए आप सभी डॉक्टर को एक मैसेज दें। तो चलते चलते एक छोटा सा मैसेज हमारे राजस्थान के डॉक्टर। देखिए, जहां तक राजस्थान के लिए सरकार का प्रयास है
स्वस्थ राजस्थान तो विकसित राजस्थान। और स्वस्थ राजस्थान तभी बनेगा कि जब जितने भी हमारे डॉक्टर्स हैं, जो पैरामेडिकल स्टाफ है, जो नर्सेज हैं, ये सब सेवा भावना से काम करें। क्योंकि हमारा विभाग एक ऐसा विभाग है कि जहां जितनी हम सेवा करेंगे उतना ही ज्यादा हम जनता की सेवा कर पाएंगे। तो मैं तो मकर संक्रांति के अवसर पर सभी डॉक्टर्स से, सभी नर्सेज से, पैरामेडिकल स्टाफ से यही निवेदन करना चाहूंगा कि सेवा भाव से भगवान ने जो कुव्वत दी है उसके हिसाब से राजस्थान का नागरिक स्वस्थ रहे, स्वच्छ रहे और समाज के विकास में अपनी भागीदारी दे सके, इसके लिए सब मिलकर के प्रयास करें। और मेरे ख्याल से इन्हीं शब्दों को दोहराते हुए आपका बहुत बहुत धन्यवाद मंत्री जी, आपने हमें समय दिया। तो ये था आमने सामने हमारे माननीय मंत्री कालीचरण सर्राफ जी के साथ। अगले रविवार में फिर होंगी आपके बीच, तब तक जय हिंद।